हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हमारा पाठ श्री रामानुजन पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में श्री रामानुजन की हम जीवनी को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं इस पाठ को। यह है हमारा पाठ 3, श्रीनिवास रामानुजन। यह चेन्नई प्रांत के तंजौर जिले के इरोद नामक छोटे से गांव के एक स्कूल की घटना है। प्रारंभिक कक्षा के अध्यापक कक्षा में आए। वे आराम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने छात्रों को एक काम दे दिया। 1 से 100 अंक तक की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करके बताओ। अब कक्षा में अध्यापक आते हैं और उन्होंने आराम करना था। वे चाहते थे कि मैं थोड़ा सा आराम करूं। उन्होंने एक तरकीब सोची और उन्होंने सोचा क्यों ना इन बच्चों को एक काम दे दो जिससे ये अपने काम में व्यस्त रहें और मैं भी अपना आराम करूं। इस काम के रूप में उन्होंने बच्चों को 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए दिया। 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि एक 7 वर्ष के छात्र ने आकर गुरुजी के आराम में खलल डाल दिया, मतलब उनको डिस्टर्ब कर दिया। उसने योगफल तो ज्ञात किया था, किंतु साधारण तरीके से नहीं, बल्कि एक गणितीय सूत्र का प्रयोग करके। इसका ज्ञान कॉलेज स्तर के विद्यार्थी ही रख सकता है। उन्होंने उसका काम तो किया, लेकिन वह जो योगफल था वो एक गणितीय सूत्र के माध्यम से उन्होंने निकाला। उसका जो ज्ञान है वह एक बड़े विद्यार्थी, जो कॉलेज के विद्यार्थी होते हैं, उनको ही हो सकता था। उस छात्र का नाम था श्रीनिवास रामानुजन अयंगर। बालक रामानुजन की प्रतिभा से अध्यापक महोदय आश्चर्यचकित रह गए। शिक्षक जो थे, आचार्य थे, वह हैरान रह गए कि इसने इस सूत्र के माध्यम से कैसे इसका हल निकाल दिया। इसे इस सूत्र का ज्ञान किस पुस्तक ने पढ़ने से हुआ होगा, ऐसा मानने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। दरअसल उसकी प्रतिभा विलक्षण थी। उसमें जो प्रतिभा थी उस बच्चे में, वह अद्भुत थी। बचपन से ही गणित में उसकी रुचि थी। तो श्रीमान रामानुजन अयंगर थे, उनकी रुचि बचपन से ही गणित विषय में कुछ ज्यादा ही थी। वह गणित को अपने पाठ्य पुस्तकों को शीघ्र ही समाप्त कर लेता था। उसमें जो गणित की पुस्तक उसकी कक्षा में थी, वह अपनी गणित की पुस्तक को सबसे पहले वही समाप्त करता था। फिर अगली कक्षा के छात्रों से पुस्तक मांगकर पढ़ने लगते थे। अपने से बड़ी कक्षा के जो विद्यार्थी थे उनसे वह पुस्तकें मांगकर पढ़ने लगते थे। ऐसा ही एक बार कोई उच्च गणित की पुस्तक उनके हाथ में लग गई, जिसे पढ़ते समय उसने कई नए सूत्र खोज निकाले। उन्होंने अब जो एक किताब उनके हाथ में लग गई, उसके द्वारा उन्होंने कई नए सूत्रों का निर्माण कर डाला। लेकिन यह उन्हें मालूम नहीं था कि जो सूत्र उन्होंने खोजे हैं उनमें से तो पहले ही कई गणितज्ञों ने उन्हें खोज लिया है। जो सूत्र उन्होंने खोजे हैं वह पहले ही गणितज्ञों द्वारा खोज लिए गए हैं। जब उसे यह पता चला तो उसे दुख तो अवश्य हुआ, परंतु गणित के प्रति उनका अनुराग कम नहीं हुआ। जब उन्हें इस बात के बारे में पता चला कि जो सूत्रों की खोज मैंने करी है वह पहले से ही खोजे जा चुके हैं, उन्हें थोड़ा सा दुख हुआ कि मैंने इतनी मेहनत करके ये खोजे थे। लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो प्रेम, उनकी जो रुचि थी, वह गणित विषय के प्रति कम नहीं हुई। 16 वर्ष की आयु में वे 10वीं पास हो गए थे और इंटर में प्रवेश ले लिया था। जब वह 16 वर्ष के थे तो उन्होंने 10वीं पास करके इंटर में प्रवेश लिया। क्योंकि वह हमेशा गणित की समस्या में ही डूबा रहता था, अन्य विषयों पर ध्यान न देता, इंटर की परीक्षा में फेल हो गए। सिर्फ
गणित को ही पढ़ने से पास नहीं हुआ जा सकता। अन्य विषय जितने भी हैं, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, इन्हें भी पढ़ना था, वो उन्हें नहीं पढ़ते थे और फलस्वरूप वे फेल हो गए। दोबारा परीक्षा दी, फिर भी उत्तीर्ण न हो गए। अब घर पर ये रहकर गणित की मौलिक शोध करते। इसी बीच रामानुजन जी का विवाह हो गया। अब तो पढ़ाई जारी रहना भी बहुत मुश्किल हो गया। जब विवाह हो गया तो खर्चों में बढ़ोतरी हो गई। बढ़ोतरी के साथ साथ उनका पढ़ाई जारी रखना बड़ा मुश्किल हो गया। घर चलाने के लिए वह नौकरी तलाशने लगे, एक नौकरी ढूंढने लगे ताकि उनका घर आराम से चल सके। चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के में कार्यालय में 30 रुपए मासिक की नौकरी मिल गई। अब उन्हें 30 रुपए महीने तनख्वाह पर एक नौकरी मिल गई, जो चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट में एक ऑफिस में, एक दफ्तर में थी। तरक्की करते हुए भी रामानुजन अक्सर गणित की समस्याओं में उलझा रहते थे। वह नौकरी के साथ साथ अपने गणित की समस्याएं जो थी उनमें भी वे सदा उलझे रहते थे। एक दिन साहब ने उनकी दराज टटोली। टेबल के नीचे जो एक छोटा सा खाना बनाते हैं लकड़ी का, जिसमें हम कुछ सामान रखते हैं, उसे दराज कहते हैं। उसे मतलब टटोला, मतलब देखा। दराज में कुछ ऐसे कागज मिले जिसका कार्यालय से कोई लेना देना नहीं। दराज में जो कागज मिले थे वे गणित के कुछ सवालों के जवाब और इस तरीके से थे, जिनका कार्यालय से कोई भी किसी भी तरीके का लेना देना नहीं था। उन कागजों पर गणित के नुस्खे लिखे थे। उनके साहब को क्रोध नहीं आया, बल्कि उन्हें ऐसे प्रतिभाशाली युवक पर दया आई। जब उनके साहब ने उस तरीके की क्रिया देखी तो उन्हें गुस्सा नहीं आया और उसने उस पर दया आई कि ये बच्चा गणित पढ़ना चाहता है और एक मजबूरी में इस नौकरी को यह कर रहा है। उन्होंने स्वयं को धिक्कारा, क्या यह युवक क्लर्की की ही कुर्सी पर बैठने के लायक है? और उन्होंने अपने मन में इस सवाल को जागृत किया, क्या ये इतना अच्छा बच्चा सिर्फ एक क्लर्की की कुर्सी पर बैठने के लायक है? उन्होंने रामानुजन के उन कागजों को इंग्लैंड के महान गणितज्ञ प्रोफेसर G.H. हार्डी के पास भेज दिया। प्रोफेसर हार्डी ने उन कागजों को ध्यानपूर्वक पढ़ा और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रामानुजन जैसी प्रतिभा को अंधेरे से निकालना ही चाहिए। अब उन्होंने क्लर्क जो थे उनके ऊपर जो एक ऑफिसर थे, उनके अफसर थे, उन्होंने उन कागजों को जो दराज में से मिले थे, उन्होंने उसे इंग्लैंड के जो प्रोफेसर हार्डी थे उन्हें भेज दिया। और हार्डी जी ने उन कागजों को देखकर यह निश्चित कर दिया कि ऐसी महान प्रतिभा को उभरना ही चाहिए। उन्होंने रामानुजन को इंग्लैंड बुला लिया और बड़े बड़े गणितज्ञों से रामानुजन जी का परिचय करवाया। उन्होंने बड़े गणितज्ञों से रामानुजन जी को मिलवाया। जब रामानुजन के शोध पत्र पत्रिकाओं में छपे तो पश्चाताप जगत विस्मित हो उठा। प्रोफेसर हार्डी ने महसूस किया कि रामानुजन का गणित के क्षेत्रों में पूर्ण अधिकार है, लेकिन कुछ चीजों की उन्हें कम जानकारी है। अब हार्डी जी ने ऐसा महसूस किया कि वो महान गणितज्ञ है, वो गणित के लिए सर्वोपरि है, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें कुछ अभी कमी है। अतः उन चीजों को पढ़ाने का जिम्मा स्वयं प्रोफेसर हार्डी ने अपने ऊपर ले लिया। प्रोफेसर हार्डी ने एक जगह लिखा है, मैंने रामानुजन को पढ़ाने की कोशिश की और किसी हद तक सफल भी हुआ। वो कहना चाह रहे हैं कि मैंने रामानुजन को पढ़ाने की कोशिश करी और कुछ हद तक मैं उसमें पास भी हो गया, लेकिन रामानुजन को पढ़ाने के दौरान मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। वास्तव में इतनी कम आयु में इस कोटि के कम ही विद्वान होते हैं। रामानुजन को गणित का शिरोमणि कहा गया है। शिरोमणि, गणित का शिरोमणि अपने आप में एक उपाधि है जिससे श्रीमान रामानुजन जी को नवाजा गया है।
प्रोफेसर हार्डी अस्पताल में रामानुजन को देखने गए। उनकी टैक्सी का नंबर 1729 था। उन्होंने रामानुजन से कहा, यह बड़ी ही मानव संख्या है। कैसी है? बड़ी मानव संख्या, मतलब बड़ी खराब संख्या है। सुनते ही रामानुजन जी बोले, यह तो बड़ी मनोरंजक संख्या है, जो दो घनों का योग के रूप में विभिन्न तरीकों से प्रकट की जा सकती है। रामानुजन जी धर्म काम में बहुत विश्वास रखते थे। इंग्लैंड की कड़ी सर्दियों में भी कपड़े उतारकर भोजन बनाते और नियमित स्नान करते थे। वे बहुत ज्यादा पूजा पाठ वाले, धर्म कर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। वे प्रतिदिन स्नान करते थे और फलस्वरूप वे अस्वस्थ रहने लगे, मतलब वे बीमार रहने लगे। इसी बीच उन्हें रॉयल सोसाइटी ने अपना सदस्य बना लिया। संपूर्ण एशिया में यह सम्मान पाने वाले वे पहले व्यक्ति थे। पूरे एशिया में जो यह सम्मान मिला था, जो रॉयल सोसाइटी ने उन्हें एक सदस्य बना लिया, वे ऐसे भारत के पहले, एशिया के पहले व्यक्ति थे। इससे प्रोत्साहित होकर वे दुगने उत्साह से अपने कार्य में जुट गए। जब हम उत्साहित होते हैं, जब हमें कोई प्रोत्साहन करता है, तो हम उस कार्य को और निष्ठा से करते हैं। उसी तरह रामानुजन जी को भी जब यह पुरस्कार मिल गया, तो वे भी अपने कार्य को दुगने उत्साह में जुट गए। आखिर रोगी शरीर कब तक साथ देता, क्योंकि वे बीमार थे। वे स्वदेश लौट आए, मतलब वे भारत, अपने देश लौट आए, और आखिर में 26 अप्रैल 1920 को मात्र 33 वर्ष की आयु में ही उनकी अकाल मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से हमारा पाठ श्रीमान रामानुजन अय्यर समाप्त होता है। हमने इस पाठ में इनकी जीवनी को पढ़ा और समझा। मुझे आशा है आप सभी को ये पाठ भली भांति समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।